अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए डॉक्टर्स और जो अटेंडेंट है तीमारदारों के दरमियान। और उस हिस्से में हमने गुफ्तगू की थी कि किस तरह का रवैया होना चाहिए मरीज़ों का या उनके तीमारदारों का डॉक्टरों की तरफ। और हमने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर कि किस तरह का रवैया होना चाहिए डॉक्टर्स का या स्टाफ का मरीज़ों या तीमारदारों की तरफ। तो चलें, आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह का रवैया होना चाहिए डॉक्टर्स का या मेडिकल स्टाफ का मरीज़ों या तीमारदारों की तरफ। तो आएँ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी नाज़रीन, ये बहुत अहम टॉपिक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ये लास्ट तक ये वीडियो देखें और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अच्छा, जब भी ये आप टॉपिक आपके जहन में आता होगा कि किस तरह का रवैया होना चाहिए डॉक्टर्स का या स्टाफ का मरीज़ों के लिए या उनके तीमारदारों की तरफ, तो सबसे पहले बात तो आपके जहन में आती होगी कि एक डॉक्टर को या स्टाफ को बाइखलाक होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए, खुश गुफ्तार होना चाहिए, खुश लिबास होना चाहिए, तमाम चीज़ें उसमें होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे हकीकतन बात करूँ ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ज़िम्रे में आती है कि एक डॉक्टर को या स्टाफ को ना अपने पेशे में माहिर होना चाहिए। मतलब उसको स्किलफुल होना चाहिए, महारत उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक डॉक्टर या स्टाफ जो है ना अपने काम में माहिर नहीं है, मतलब एक डॉक्टर है या सर्जन है, वो प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है या उसकी सर्जरी की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसके अखलाक का क्या करेंगे? मतलब उसका अखलाक, उसका किरदार कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा नहीं। तो किसी भी पेशे के अंदर ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी महारत। तो एक डॉक्टर को या एक नर्स को या स्टाफ को, मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उन तमाम को सबसे पहले तो अपने इस पेशे के अंदर महारत हासिल करनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें ज़रा हमारे माशरे के अंदर डॉक्टरों का भी एक रवैया है, मैं चाहता हूँ कि उस पर थोड़ा सा डिस्कस करूँ और जो वीडियो मेरे डॉक्टर्स हज़रात सुन रहे हैं वो भी थोड़ा इस पर तवज्जो दें। ये मेडिकल प्रोफेशन से फ़ारिग होने के बाद ना अमूमन जो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनका रवैया ये होता है कि वो जो हमारी स्टडीज़ होती है ना, जो हमारा मुताला है, उससे वो थोड़ा सा हट जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर को ना मुस्तकिल मुताले के साथ वाबस्ता रहना चाहिए। जो नई एडिशंस आ रही हैं, जो नई बुक्स आ रही हैं, उनका मुताला लाजमी करना चाहिए। जो जो लेटेस्ट रिसर्चेज़ आ रही हैं, नई नई बीमारियाँ जो हैं इस वक्त डिस्कवर हो रही हैं, उसके बारे में ज़रूर उनको मुताला करना चाहिए। इस तरह से जो लेटेस्ट मेडिसिन मार्केट के अंदर आ रही हैं, जो लेटेस्ट रिसर्चेज़ हो रही हैं, जो जदीद तहकीकात जो भी हो रही हैं, जितनी भी नई दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं, उसके हवाले से उनको बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहिए। तो जितनी भी नई रिसर्चेज़ हो रही हैं उसके बारे में ज़रूर उनको आगाह रहना चाहिए। अब इस सिलसिले में ये हो सकता है कि जो भी किताबें आ रही हैं, जो लेटेस्ट एडिशंस की बुक आती है, अब उनका मुताला करें। जितने रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं उसका मुताला करें। जो वर्कशॉप्स होती हैं, एकेडमिक्स वर्कशॉप्स होती हैं या एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं, उनके साथ आप वाबस्ता रहें, वो अटेंड ज़रूर से किया करें। तो हमारे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो बस अपनी क्लिनिक के होकर रह जाते हैं और उनका जो है ना इस मुताले के शोबे से बिल्कुल भी वो टच में नहीं रहते हैं। तो उनकी जो मुताला होता है ना, वो अगरचे पुरानी बीमारियों के हवाले से तो ठीक होता है, लेकिन जो नई बीमारियां आ रही होती हैं, जो रिसर्च गाइडलाइंस होती हैं, जो नई जिद्दतें आ चुकी होती हैं मेडिकल फील्ड में, उससे वो कोर्स से दूर होते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अब इसकी बहुत सारी मिसाल जो डॉक्टर्स आज़ाद है वो ख़ुद ही अपने जहन में बैठा सकते हैं। अब मैं अगर एक मिसाल आपको दूँ, मिसाल के तौर पे, अगरचे मिसाल देना भी मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारे माशरे के अंदर मौजूद है। अगर मिसाल के तौर पे आप बात करें कि टाइफाइड का टेस्ट है, तो टाइफाइड का टेस्ट अगरचे पहले ज़माने में विडाल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट हुआ करते थे, जो कि अब ऑब्सलीट हो गए हैं, अब वो दुनिया में टेस्ट नहीं होते। लेकिन आज तक हमारे कुछ जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं वो ये टेस्ट लिख कर दे रहे हैं, कुछ लेबॉर्ट्रीज़ अभी तक ये हमारे काम कर रही हैं। तो ये एक इसकी मिसाल है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा, इसी हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो अपने से ज़्यादा इल्म रखने वाले डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, जो आपसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, उनके साथ सोबत इख्तियार करें। कॉन्फ्रेंसेस में जाएँ, उनके साथ बैठे उठें, जो लेटेस्ट रिसर्चेज़ हैं वो जो डिस्कस करते हैं उनको भी गौर से सुनें। अच्छा, कोशिश करें कि ख़ुद भी आप तहकीक करें। ज़ाहिर है आप एक इंतहाई अहम पेशे से वाबस्ता हैं, तो आपके पास जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए केसेस आ रहे हैं, आप भी उसको ख़ुद भी जो है ना उसके रिसर्च आर्टिकल्स रखें। मतलब कि किताबों से अपनी दोस्ती को ना आप यकीन माने मजबूत बनाएं तो बहुत ज़्यादा
फ़ायदा होगा। दूसरा है कि आप ना अक्ल कुल ना हो जाएँ। अगर आप प्रोफ़ेसर भी हैं या किसी भी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, तो आप अपने आप को अक्ल कुल ना समझें कि जी मुझे सब कुछ आता है और मैं जो है ना वो सब कुछ जानता हूँ। ऐसा नहीं होता। मेडिकल के अंदर कोई भी जो है ना वो अक्ल कुल नहीं होता। नई चीज़ें सीखने की ख्वाहिश हमेशा से आपके अंदर मौजूद रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दुरुस्त तशख़ीस करें। अपने जो मरीज़ हैं उनकी बीमारियों का जो है वो दुरुस्त तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको प्रॉपर जो टेस्ट वग़ैरह जो रिक्वायर्ड हैं वो आप टेस्ट उनको प्रोवाइड करें। आप क्वालिटी मेडिसिन लिखें, कम मेडिसिन लिखें, बस वो मेडिसिन लिखेंगे जो मरीज़ को फ़ायदा पहुँचा सके। उसूल सिंपल से ये होता है कि आप वो दवाएँ प्रिस्क्राइब करें जो आप या आपके बच्चे अगर बीमार हों तो आप उनको प्रोवाइड कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। इस तरह के सब स्टैंडर्ड मेडिसिन लिखना कि जिससे मरीज़ को कोई ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा ना हो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम सबों को जवाब देना होता है, यहाँ ना सही आखिरत में हमें अल्लाह के सामने जवाबदेह होना होगा। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखा करें कि ऐसी मेडिसिन लिखें जो मरीज़ को फ़ायदेमंद है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो दूसरे डॉक्टर्स होते हैं जो आपसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं उनसे राय लेने में कोई हर्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं अगर बच्चों का डॉक्टर हूँ और इस वक्त मेरे पास कोई बच्चों की ऐसी बीमारी आती है जिसका इल्म मेरे पास नहीं है, मिसाल के तौर पे बच्चे के कोई गुर्दे की बीमारी है या अगर बच्चे के कोई दिमाग की बीमारी है, दिल का कोई मसला है और मेरे पास उसके बारे में इतना इल्म नहीं है, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं एक दूसरी राय दूसरे डॉक्टर से ले लूँ। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप जो है वो दूसरे डॉक्टर से उसकी ओपिनियन ले लें। मिसाल के तौर पे कोई और केस इस तरह का आता है, कोई स्किन का केस आता है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको दूसरी राय लेने की में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई हिचकिचाहट का इज़हार नहीं करना चाहिए। इससे यकीन मानें आपके पेशे पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा ही होगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो है ना मरीज़ों के साथ राब्ता रखें, उनके तीमारदारों के साथ जो है ना राब्ता रखें। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ास तौर पे जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी काउंसलिंग ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे जो बाज़ दफ़ा ऐसा देखा है, क्योंकि मैं मेडिकल आईसीयू भी देखता हूँ, नर्सरी भी देखता हूँ, तो हमारे यहाँ काउंसलिंग का बड़ा फुकदान है कि अटेंडेंट के साथ बात ठीक से नहीं की जाती है, उनको बच्चे की या मरीज़ की बीमारियों के बारे में ठीक से समझाया नहीं जाता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उनको बिठा के तसल्ली से उनकी सारी बातें समझाएं, बीमारी के बारे में तफसील से उनको गाइड करें कि आपके बच्चे को क्या मसला है या आपके मरीज़ के साथ क्या इशू है, इसके इलाज में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या पेचीदगियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो ये तमाम बातें उनको समझाएं और उसके बाद जो उनके सवालात हैं उनका तसल्ली बख्श उनको जवाब दें। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस काउंसलिंग के सेशन के दौरान या बातचीत करने में ना आप कोशिश करें आसान और सादे से गुफ्तगू करें और जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, पेचीदा जो मेडिकल की इस्तिलाहात होती है, आप उनको इस्तेमाल करने से बचें। हमारे जो डॉक्टर्स हैं बाज़ दफ़ा वो इतनी मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि बेचारे मरीज़ों या उनके तीमारदारों की समझ ही कुछ नहीं आता, उनके सरों के ऊपर से गुजर जाता है। तो इस तरह ना करें, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। जी, नंबर 2 पॉइंट अखलाकी ज़िम्मेदारी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप मरीज़ की राय का एहतराम करें। ठीक है, अगर मरीज़ ने कोई बात कही है तो आप उसको तवज्जो के साथ सुनें, उसकी राय का एहतराम करें। अगर उसकी राय आपको लगता है मुनासिब है तो उसको कबूल भी करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टर्स को लगता है कि मरीज़ तो इधर-उधर की बातें करके टाइम ज़ाया नहीं करते। अच्छा, हर दफ़ा इस तरह नहीं होता है, बहुत दफ़ा मरीज़ जो है उसके अंदर से काम की बातें भी कर रहे होते हैं, तो उनकी बातों को तवज्जो से सुना करें। बहुत हमारे डॉक्टर्स की कंप्लेन ये होती है कि भाई मरीज़ बहुत एग्रेसिव होते हैं या उनके अटेंडेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो आते ही जो है ना वो चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, ये मसले हैं। अच्छा, ये रिसर्च हुई थी जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप हुई थी, तो हमें ये बात भी बताई थी कि जब भी कोई मरीज़ जो है ना वो बहुत एग्रेसिव होता है या अटेंडेंट एग्रेसिव होता है, तो आप बस उसको बिठा दें और उसकी बात को आप तवज्जो से सुनें। आप यकीन माने 1 मिनट के बाद जो है ना उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, उसका जो भी सारी कंप्लेन है वो ऑलमोस्ट जो है ना ख़त्म हो जाती है। अगर आप उससे तसल्ली से बस 1 मिनट आप उसकी बात सुन लेते हैं, तो ज़्यादा मसाइल ही उस वक्त पैदा होते हैं कि जब मरीज़ों को या उनके तीमारदारों को लगता है कि डॉक्टर्स उनकी बात तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं। तो इस बात का बड़ा ख़्याल रखा करें कि उनके साथ उनकी बात को तवज्जो के साथ सुनें और उनकी राय को एहतराम दें। दूसरी बात ये कि उनके मरीज़ों के दरमियान ना बराबरी ऑफ और इंसाफ से काम करें। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी एक मरीज़ को बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं और दूसरे मरीज़ को आपने जो है ना बिल्कुल फ़ौरन से फ़ारिग कर दिया। ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं होती। तमाम मरीज़ों को आप इक्वल तवज्जो दें, बराबरी का हक़ दें। जितनी तवज्जो एक मरीज़ को ज़रूरत होती है आप उनको जायज़ जो भी उनका हक़ है वो दें। अच्छा, इस तरह भी नहीं होता है कि कोई आपके करीबी ताल्लुक़ दान हैं या आपके रिलेशनशिप के लोग हैं, उनके साथ तो आप जनाब बड़ी अच्छा रवैया रख रहे हैं और उनको जो है ना पहले अपनी क्लिनिक के अंदर बुला रहे हैं, हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और जो बेचारे गरीब आया हुआ है
उसके साथ जो है ना आपने उसको इंतज़ार में खड़ा किया हुआ है, तो ये बात भी मुनासिब नहीं होती है। तो इंसाफ से काम लिया करें। तमाम मरीज़ जो है ना वो अहम है, हम सबको जवाबदेह होना है अल्लाह के आगे, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हमदर्दी और रहमदिली। अच्छा देखें, एक आपकी नर्म मुस्कुराहट, एक तसल्ली बख्श जुमला या एक खुलूस दिल से की हुई हमदर्दी जो है ना, ये मरीज़ के इलाज में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो अब कोशिश किया करें, नरमी से गुफ्तगू करें, अपने अखलाक को बुलंद रखा करें, उनकी बात को तवज्जो से सुनें और उनको तसल्ली दिया करें, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात ये कि मरीज़ की माली इस्तिताअत का ख़ास ख्याल रखा करें। अब ऐसा नहीं कि आप, वो बेचारा गरीब आदमी है, आपने उसको इतने महंगे टेस्ट लिख कर दे दिए या आपने ऐसी फैंसी मेडिसिन लिख कर दे दी जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि मरीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। कोशिश करें कि आप एक तो गैर ज़रूरी टेस्ट ना कराएँ, अगर टेस्ट कराने की बहुत ज़रूरत है तो ऐसी लेबॉरेटरी से कराएँ जिनका आपके ऊपर इत्मीनान हो और आपको लगता हो कि ये मुनासिब पैसों में बेहतर टेस्ट करवा सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि इतने महंगे टेस्ट ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप, बेहतर होता है कि उनको किसी गवर्नमेंट सेटअप पर भेज दें जहाँ पे वो टेस्ट फ्री में हो जाए, ठीक है। तो मरीज़ की ना माली इस्तिताअत का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अद्वियात लिखते हुए भी ना इस बात का ख्याल रखा करें कि गैर ज़रूरी तौर पे अद्वियात ना लिखा करें या इतनी महंगी अद्वियात ना लिखा करें कि वो बेचारा ख़रीद ही ना पाएँ। तो उसमें फिर ज़ाहिर है वो मरीज़ जो है वो दवाएँ ख़रीदेगा ही नहीं, ना ख़रीदेगा ना इस्तेमाल करेगा, तो ज़ाहिर है उसकी फिर बीमारी किस तरह से ठीक होगी। तो ये अखलाकी लिहाज से भी और प्रोफेशनली भी ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होती है। तो मरीज़ की माली इस्तिताअत का, उसके फाइनेंशियल स्टेटस का, उसकी जेब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और दूसरा ये कि जो मेडिसिन है ना उसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अच्छी मेडिसिन लिखें, ठीक है। भले आप जो हमारी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनकी मेडिसिन लिख दें, इंटरनेशनल ब्रांड ना लिखा करें, लेकिन उनकी कीमतों का ज़रा ख्याल रखा करें ताकि मरीज़ जो है वो आसानी से उनको परचेज़ कर ले और उसको इस्तेमाल भी कर लें। वो दवाएँ लिखें कि जब आप या आपका बच्चा बीमार हो तो आप उस दवा को एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकें। अगर वो दवा जो आपको लगता है कि मैं ख़ुद जब बीमार हूँ या मेरे बच्चा बीमार हो तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो ज़ाहिर है फिर आप अपने मरीज़ों को किस हैसियत से लिख रहे हैं। तो ख़्याल रखा करें, मरीज़ों को अच्छी दवाएँ लिखें और बेहतर कीमतों वाली दवाएँ लिखा करें, मुनासिब कीमतों वाली दवाएँ लिखा करें, ठीक है। अच्छा, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तीमारदारों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए डॉक्टर्स का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पे कोई पेशेंट है, वो तो बेचारा एडमिट है या वो तो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि आपकी गुफ्तगू को सही तौर पे समझ जाए, तो उसके साथ जो तीमारदार आते हैं या बच्चों के साथ जो वालिदैन आते हैं, उनके साथ डॉक्टर का रवैया ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप उनको मालूमात की फराहमी दें, इन्फॉर्मेशन दें, जो भी मसला मरीज़ के साथ हुआ है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को कोई बीमारी हुई, तो तफसील के साथ उसको बताएँगे उसको क्या क्या चोटें आई हैं, क्या क्या इंजरीज़ आई हैं, उसका इलाज किस तरह से होगा, उसको किस किस अद्वियात की ज़रूरत है, उसको एडमिट करना है नहीं करना है। इसके अटेंडेंट को काउंसल करें, बिठा के तसल्ली से उसको सारी बातें समझाया करें, ठीक है। उसकी दूसरी बात, उसको इमोशनल सपोर्ट दें, उसको फ़ौरी तौर पे ना बिल्कुल खौफ़ज़दा ना कर दिया करें, डरा ना दिया करें, ठीक है। इस तरह की, एक तो बेचारा वैसे ही परेशान होता है, इसको आपके जो कुछ सख्त जुमले होते हैं या कुछ आपकी इस तरह की ख़तरनाक बातें होती हैं जो मज़ीद उसको खौफ़ज़दा कर देती हैं। उसको इमोशनल सपोर्ट दें, उसके साथ हमदर्दी का ख्याल रखा करें, हमदर्दी का रवैया अपनाएँ उसके साथ, ठीक है। और उसको ना इमोशनली सपोर्ट करें, ठीक। गैर ज़रूरी तौर पे खौफ़ज़दा करना उसको, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होता। हकीकत पर मबनी गुफ्तगू करें, मतलब जो उसकी कंडीशन है मरीज़ को, उसको आप बिल्कुल तफ़सील के साथ उसको बयान करें, हकीकत पर गुफ्तगू करें, उसको हौसला दें, ठीक है। और उसको गैर ज़रूरी तौर पर खौफ़ज़दा ना करें, ठीक। इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट बात होती है होम केयर की। अगर मिसाल के तौर पे आप मरीज़ को डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसको घर पे किसी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, उसको आराम की ज़रूरत है या उसकी खुराक पे उसको तवज्जो देने की ज़रूरत है, तो आप जो उसके अटेंडेंट हैं उनके साथ आप तफ़सील से उनको ये बात समझा के भेजा करें। जब भी आप डिस्चार्ज करें तो उसको, मरीज़ को बिठा के उसकी सारी अद्वियात डिस्चार्ज मेडिसिन की होती हैं, आप या जो नर्स हैं वो ज़रूर से उनको गाइड कर दें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करिएगा, अपनी राय से भी हमें आगाह करिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।